अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका इस दफ़ा 2023 का जो जनरल एबिलिटी जीएसए का जो पेपर है उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम लोग चला इनको सॉल्व करेंगे। पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टफ था। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पिछले जो अगर आप 5-6 साल पेपर्स आप देखें ना तो वो पेपर्स जो थे वो कदरे आसान थे। ये वाला पेपर थोड़ा सा टफ था। टफ वो इसलिए था क्योंकि इस पेपर में ना मोस्टली मोस्टली तकरीबन को 5 to 6 क्वेश्चंस ज्योमेट्री में से उठाए गए हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस वो आगे आएंगे इंशाल्लाह, आगे आपसे मैं डिस्कस करूंगा। पहली वीडियो के अंदर हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी सी डी पार्ट को, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को इसमें नंबर 6 है। 6 का ए पार्ट इसमें कहा जा रहा है, ये आप लोगों का एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आपका क्वेश्चन आया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैप्टर में से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये CSS 2017 में इसमें से 2 क्वेश्चन है, 2019 में इसमें से 3 क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से, और इस दफा 23 के पेपर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 2 क्वेश्चन उठाए गए, एक क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट वो आ गया इंशाल्लाह आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है टेलीफोन कंपनी चार्जेस इनिशियली 0.50 रुपीज एंड देन 0.11 फॉर एवरी मिनट। शुरू पे ये है कि हर मिनट का 0.50 रुपीज यानी कि 50 पैसे चार्ज किए जाते हैं टेलीफोन कंपनी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि अगर टेलीनॉर है या यूफोन है तो टेलीनॉर जो है अपने कस्टमर से पहले मिनट का 0.50 रुपीज चार्ज करती है, अगले हर मिनट का 0.11 उससे चार्ज किया जाता है हर मिनट के लिए। अब क्वेश्चन ये कहा जाता है राइट एन एक्सप्रेशन, हम एक इक्वेशन बना कर दें दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ अ कॉल दैट लॉस्ट एन मिनट्स, जो कि एन मिनट्स के लिए एंड होती है। यानी कि आप कह लो कि जिस तरह एक्स मिनट्स हैं, जिस तरह 10 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स हैं, 2 मिनट, इसी तरह एन मिनट्स के लिए आपसे एक इक्वेशन पूछी जा रही है कि इसकी इक्वेशन बना के दें। तो इसकी इक्वेशन सिंपल सी बनेगी कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। टोटल कॉस्ट सबसे पहले मिनट का 0.50 चार्ज किया जाता है, प्लस अब इससे नेक्स्ट जितने भी मिनट आ रहे हैं ना, देन रुपीज 0.11, मतलब इससे नेक्स्ट जितने भी मिनट आ रहे हैं उसका 0.11 आपसे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 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 1 मिनट की बात हो तो ये 1 मिनट कितने चार्जेस हो जाएंगे। अगर 2 मिनट की अगर बात हो तो 2 मिनट कितने चार्जेस हो जाएंगे, 0.11 × 2। अगर 3 मिनट्स की अगर बात हो तो 0.11 × 3। 10 मिनट्स की बात हो तो 0.11 × 10 मिनट्स। यहाँ पे बात हो रही है एन मिनट्स की, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट होगी 0.50 प्लस 0.11 × n। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 0.50 प्लस 0.11 n। ये आपकी पड़ गई टोटल कॉस्ट इसकी, कि पहले मिनट की इतनी कॉस्ट है, अगले जितने भी मिनट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी टोटल कॉस्ट आपकी, यानी कि आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी कि इसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसका 6 का बी पार्ट, ये आया हुआ जी मेंटल एबिलिटी में से। मेंटल एबिलिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है जरा खुद जरा देख लें। 2017 में है, 2018 में आया, 2019 में आया, 2021, 2021, 2022, 2022, 2022 और इस दफा 2023 में भी। आप खुद अब देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है मेंटल एबिलिटीज। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस के अंदर ये बताता रहता हूँ कि मेंटल एबिलिटीज और ज्योमेट्री जरूर कीजिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इस दफा उसने सारे का सारा ज्योमेट्री उसने टारगेट किया। आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इसमें उसने क्या सीक्वेंस चलाया, 1, 8, 4, 27, 9 और क्वेश्चन मार्क। इनको कहते हैं नंबर सीरीज प्रॉब्लम। सीरीज प्रॉब्लम भी कहते हैं, नंबर सीरीज भी कहते हैं। वैसे तो इनका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, तो 23 में नहीं आया, लेकिन जंबल स्पेलिंग्स आता है वो हमेशा, वो इस दफा भी 23 में आया हुआ था, वो आगे हमारा आ जाएगा।
अच्छा, अगर आप ये सीरीज आप देखें तो अब इसमें एक्चुअल में उसने दो सीरीज उसने चलाई हुई है। दो सीरीज किस तरह, एक का 1 और 4 का लिंक लग रहा है, फिर इसका 9 के साथ लिंक लग रहा है। इसका मतलब 9 फिर आगे क्वेश्चन मार्क के आगे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे लिंक लगेगा। अब दूसरी जो सीरीज चलाई जा रही है वो 8 का 27 के साथ है, 27 का आगे फिर क्वेश्चन मार्क फिर आगे लिंक लगेगा। अब ये सीरीज है क्या, ये 1 का स्क्वायर है, ये जो आ रहा है ना ये 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये जो आ रहा है ना 9, ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, आप जो दूसरी जो सीरीज जो चला रहे हैं 8, 27 और आगे, ये कौन सी सीरीज है, ये क्यूब है, ये देखिएगा, ये 2 का क्यूब है 27, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, दैट विल बी 64। और अगर इसके बाद अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर आती तो ये 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना था 16। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों का 64 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा जो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब इसमें दो सीरीज चलाई जा रही हैं, एक स्क्वायर वाली सीरीज है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक क्यूब है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब 64 आपका राइट आंसर है। होप सो आपको समझ आई होगी। जो 2 नंबर है वो तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। ये देखिए इधर ही आपको मैं समझा देता हूँ, 3 2 6, 8 2 16, 18 2 36। तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को सॉरी 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 राइट आंसर आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये नेक्स्ट जो थर्ड जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, थोड़ी सी उसने लेंथ ही दिया है, बल्कि आप कहें कि काफी उसने लेंथ ही दे दिया। 2 8 5 1 2, ये 2 का क्यूब है 8, फिर आगे 8 का क्यूब है 5 1 2, अब आगे फिर 5 1 क्यूब 5 1 2 का क्यूब आगे लगेगा, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 5 1 2, और आगे फिर 5 1 2 का क्यूब आएगा। तो ये वैल्यू मैंने काउंट मैंने करके रखी थी, ये टाइम बचाने के लिए, ये वैल्यू है जी 1 3 4 2 1 7, और ये आएगा 7 2 8। ये आपके पास एक वैल्यू आएगी जब आप 5 1 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 1 2 को 5 1 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगेन फिर आप 5 1 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे आप, तो ये तब आपका आंसर आएगा 1 3 4 2 1 7 7 2 8। ये तौर से उसने लेंथ उसने एक सीरीज दी थी। जो फोर्थ वन जो सीरीज है ये भी इसी तरह ही है, आसान सी है। 81 का अंडर रूट 9, 64 का अंडर रूट 8, तो 144 का अंडर रूट यहाँ पे 12 आएगा। देखे, इसका अंडर रूट 9, इसका अंडर रूट 8, तो इसका अंडर रूट 12 आना चाहिए। किसका अंडर रूट 12 आता है, 144 का अंडर रूट 12 आता है। या इसका अगर आप लोग किसका अंडर रूट आता है आप चेक करना चाहते हैं तो 12 का स्क्वायर ले लें, 12 का स्क्वायर, जैसे 9 का स्क्वायर 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 12 का स्क्वायर ले लें 144, यहाँ पे 144 आएगा। होप सो यू गॉट द आंसर। लास्ट वन जो फिफ्थ आया था ये बड़ा एक आसान सा, उसने सीरीज दी है 6 11 21 36 56 और आगे क्वेश्चन मार्क। ये अगर देखा जाए तो ये मेरी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन है। ये एक मेरे पास एक चैप्टर है ये मेंटल एबिलिटी का, ये मैं बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो मेंटल एबिलिटीज का जो चैप्टर है ना, इसमें ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है 10, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये जिनके पास मेरी बुक्स हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये इससे मैच करता है। उसमें भी इसी तरह पहले 3 का गैप, फिर 4 का, 5 का, इस तरह। अब इसमें क्या गैप डाल रहा है ये देखे, पहले 5 का गैप डाल रहा है 6 + 5 11, फिर आगे 10 का गैप डाल रहा है 21, फिर आगे 15 का गैप डाल रहा है 36, फिर आगे 20 का गैप डाल रहा है 26। इसका मतलब आगे फिर 25 का वो गैप डालेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 81 आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो जो सीरीज प्रॉब्लम होती है इसके अंदर सिंपली आप लोगों ने पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें कोई प्रॉपरली कोई फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूले से सारे सॉल्व हो जाए। इसमें आप लोगों ने पैटर्न को देखना होता है कि कोई नंबर स्किप किया जा रहा है, कोई नंबर ऐड किया जा रहा है, कोई प्लस किया जा रहा है, कोई माइनस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो ये इसके सोल्यूशन है। आप में से अगर किसी स्टूडेंट को इसके सोल्यूशंस भी चाहिए हुए तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये कंप्लीट पूरे के पूरे पेपर के सोल्यूशंस की ये जो पीडीएफ है
ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट सी की तरफ। अच्छा ये जो पार्ट सी है ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो ये इसको देखने से ऐसे आइडिया होता है जैसे ये क्वेश्चन सही नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको जब सॉल्व जब किया जाए तो आपके पास इसका कंप्लीट इसका आपका सोल्यूशन भी आपका बनता है। इसका सोल्यूशन कैसे बनता है, ये ज्योमेट्री में से आया जी क्वेश्चन। ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया, ये पूरा का पूरा पेपर उसने ज्योमेट्री से पकड़ के ले लिया। ज्योमेट्री 2016 में डेफिनेशन आई थी, 2020, 2021, 21, 21, 22 और इस दफा 23, 23, 23, 23, 23। आप 23 लिखते जाए, तकरीबन तकरीबन सारा पेपर ज्योमेट्री में से बना हुआ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें जो इसने लेंथ की वैल्यू तो उसने दी है ना, ये कहता है 3x माइनस वाई है और ये कहता है 2x प्लस वाई है, और ये कह रहा है 2x माइनस 3 है, और इसका मतलब फिर ये भी 2x माइनस 3 होगा। अच्छा, ये उसने जो वर्ड किया ना ये मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि उसके आमने सामने साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब ये इक्वल एट दिस टाइम हमें नहीं पता चल रहा कि इक्वल है या नहीं, क्योंकि ये इनकी जो वैल्यूज है ये आपके पास होल वैल्यूज नहीं दी गई, आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। अब ये कैसे आप लोग इनको जज कर सकते हो कि ये वैल्यूज इक्वल है कि नहीं, इनकी अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप क्या करें, ये आप 3x माइनस वाई को आप 2x प्लस वाई का आप इक्वल रख दें, क्योंकि आपको पता है ये ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। जब आप इनको इक्वल रखेंगे ना तो आपके पास कोई एक वैल्यू आएगी। कैसे, ये y को उधर ले जाएं, 2x को इधर ले आए, 3x माइनस 2x, ये y आप उधर ले जाएं तो y उधर जाके प्लस हो गया। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2y के इक्वल यानी कि जो x है वो 2y के इक्वल है। अब उसने ये कहा है कि जो पेरीमीटर है ना रेक्टेंगल, वो 114 सेंटीमीटर के इक्वल है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, या आप ये भी कह सकते हैं 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो अगर हम ये लिखें कि पेरीमीटर जो है वो 114 के इक्वल है, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 114, तो यहाँ से अब आपके पास एक y की वैल्यू भी आ सकती है। कैसे देखें, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स है, ये आपके पास आ गया 3x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस, अब ये साइड भी आ जाएगी 2x माइनस 3 प्लस ये साइड भी आ जाएगी 2x माइनस 3। इन सब का सम कितने के बराबर है, 114 के बराबर। ठीक हो गया, ओके, होप तो आपको इसकी समझ आई होगी। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप लोगों ने 2y पुट करना है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2y के इक्वल है। 3 इंटू एक्स की जगह 2y और माइनस वाई। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ। प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2y प्लस वाई, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2y माइनस 3, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 114। अब इसको जब हम सॉल्व हम करेंगे हमारे पास एक प्रॉपरली एक y की वैल्यू आएगी, उसको जब हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे इसमें हमारे पास फिर x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, ये आ गया 6y माइनस वाई प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4y माइनस 3 प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 114। ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, ये 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 4 18, ये आ गया 18y माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 114। ये आ गया 18y इज इक्वल टू 6 उधर जाके प्लस हो गया 120, y इज इक्वल टू 120 अपॉन 18, y इज इक्वल टू 120 अपॉन 18 कितना आएगा, 18 वन दर 18, ये फिर 20, 18 वन दर 18, फिर 20.0 लगाएं, 18 वन दर 18, यानी कि ये आपके पास आएगा 11.11।
ये y की वैल्यू आ गई। इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2 इंटू 11.11, आपके पास x आ गया 22.22। जब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, अब आप इन दोनों वैल्यूज को उसी रेक्टेंगल में दोबारा पुट कर दें जो आपको वेरिएबल फॉर्म में गिवन थी। आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको एरिया चाहिए। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब ये देखें, मैं दोबारा से वही रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ। अब हम लोग इसमें वैल्यूज एग्जैक्टली उसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 3x माइनस वाई, तो 3 इंटू एक्स की जगह 22.2 माइनस वाई की जगह 11.11। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स की जगह 22.22 और प्लस वाई की जगह 11.11। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 2x माइनस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह 22.22 माइनस 3। यहाँ पे भी 2 इंटू 22.22 माइनस 3। ये देखें, ये आपके पास जो रेक्टेंगल थी, मैं उसकी बात करूँ। ये x की जगह 22.22, y की जगह 11.11, x की जगह 22.22, इस तरह हर एक की वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी। अब ये देखें, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी, ये बनेगी जी, ये 66.66 माइनस 11.11, ये भी आ गई 44.44 प्लस 11.11, ये आ गई जी 44.44 माइनस 3, ये भी आ गई 44.44 माइनस 3। आपको ये 3-4 ट्राइंगल्स रेक्टेंगल बनाने की जरूरत है। रेक्टेंगल बेशक एक ही बना लें, आप सेपरेट इसकी कैलकुलेशन करके ना एंड पे आप लोग एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाइए। जो एंड पे जो मैं बना रहा हूँ, आप इसकी एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन आप लेते हैं। ये 66.66 माइनस 11.11 कितना आएगा? ये आएगा जी 55.55। ये आ गया। जब आप इसको प्लस करोगे 44.44 प्लस 11.11 को, तो ये भी आपके पास 55.555 ही आएगा। ये देखें। अच्छा, इसको जब आप लोग आपस में माइनस करोगे तो ये आएगा 41.44, ये भी आएगा 41.44। अब आप लोग इसका एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? होता है लेंथ इंटू विड्थ 55.55 इंटू 41.44। ठीक है, ये जगह मेरे पास कम है, मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये जस्ट मैं ना कैलकुलेटर का मैं यूज में कर रहा हूँ। कैलकुलेटर आप लोगों ने पेपर में यूज नहीं करना होता है। ये मैं इसको लिखता हूँ जी 55.55 इंटू 41.44, तो ये आपका आंसर आएगा 2301.99। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आएगी। क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी था और मुश्किल मुश्किल इसलिए बन रहा था क्योंकि हमारे पास जो लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज थी वो वेरिएबल फॉर्म में थी। वो हमारे पास इसकी जिसको कहते हैं ना होल वैल्यूज की फॉर्म में नहीं थी, वो वेरिएबल फॉर्म में थी। दैट इज वाई ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा ये लेंथी बना है। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग इसको एक दफा दोबारा फिर से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इंश्योर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मेन क्ल्यू मैंने कहाँ से लिया, मेन हिंट कहाँ से ली? मेन हिंट मैंने यहाँ से ली थी। ये इसकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइडें होती है ना, ऑपोजिट साइड्स, वो हमेशा इक्वल होती है। यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठाया, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आई। उस एक्स की वैल्यू को फिर मैंने पैरामीटर के इस इक्वेशन मैंने पुट किया। एक्स की वैल्यू को ये जहाँ जहाँ वाई आ रहा एक्स आ रहा था, वहाँ देखो मैंने 2y मैंने पुट किया। ये ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज करके आपको बताता हूँ। ये देखें, फिर मैंने यहाँ से y की एक वैल्यू निकाली। y की वैल्यू जब मैंने फिर यहाँ पे मैंने पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। जब x भी आ गया, y भी आ गया, दैट मीन मेरी पूरी रेक्टेंगल सॉल्व हो गई। रेक्टेंगल सॉल्व होगी तो उसके एरिया आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। वो मैंने आगे इसके एरिया फाइंड आउट कर लिया। होप सो गॉट द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये भी हमारे ज्योमेट्री में से आया हुआ था और ये भी बड़ा उसने टेक्निकल सा क्वेश्चन उसने दिया था। एक डायग्राम उसने दे दी। वो ये कहता है कि
अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी, अहमद इस जगह खड़ा हुआ है इन फ्रंट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉट लाइट एट पॉइंट ए, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, लाइट के बिल्कुल सामने वो खड़ा हुआ है। He is 1.6 meter tall and facing the wall of a building which is 10.5 meter away from him. वो यहाँ पे खड़ा और इसकी जो हाइट है ना, ये वाली, ये इसकी हाइट है 1.6 मीटर, और ये 10.5, ये इस यहाँ पे एक दीवार है, ये वॉल है, एक्चुअल में ये वॉल है, इस वॉल से यहाँ से ये 10.5 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है, ये इसका फासला है, ये वाला, ठीक है। अब ये कहता है कि हाउ टॉल बी सी इज हिज शेडो ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के ऊपर उसका जो शेडो बनेगा ना बी सी, वो कितना टॉल बनेगा। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे ना अब आपको मैंने एक इसका जो एक कंसेप्ट है ना, वो आपको मैंने समझाना है कि अगर एक ये ट्राइंगल बनी है जो जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक और राइट ट्राइंगल आ जाए तो उसका एक आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है। आप कह लें कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है ना, ये आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसकी जो वैल्यूज है ना ए बी सी, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए डी ई। ये आप लोगों ने एक थ्योरम है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती हैं एक ट्राइंगल के अंदर, एक और ट्राइंगल हो, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो इनकी वैल्यूज आपस में डायमेंशन जो है आपस में इक्वल होती हैं। अब ये देखें इनके रेशियोज आपस में इक्वल कैसे होंगी, ए बी जो है ना ए बी, ये इक्वल होगी, ये इसकी रेशियो बनेगी ए डी के साथ, ए बी ओवर ए डी, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं और ये जो वैल्यूज हैं, ये ए डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए बी, और दूसरा ये जो बी सी है ना, बी सी के साथ रेशियो बनेगी बी सी ओवर डी ई, ये इस तरह, ठीक है। ये इनकी हम कहते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की जो आपस में रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, जो ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू डी ई ओवर बी सी, ये बी सी ओवर डी। अब यहाँ से आप लोग इजीली आप लोग बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। अब ये आप लोग बी सी आप कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हो, ये डी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले आप लोग इसकी वैल्यूज पुट कर लें, ए बी की वैल्यू कितनी है, देखें यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या वैल्यू है, ये 10.5 ये है और 2 ये है, जी कितना होगा टोटल 12.5 डिवाइडेड बाई ए डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये ए डी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू 1.6 है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1.6 को उधर ले जाओ, 12.5 ओवर 2 इंटू 1.6 इक्वल्स टू बी सी, उस वॉल की आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। इसका पॉइंट एंड किया, नीचे 10 आया, इसका भी पॉइंट एंड किया, नीचे 10 आ गया, तो ये आपके पास बन गया 125 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको आप सॉल्व कर लो, ये 5 का टेबल 5 25 दर 5 2 दर, फिर 5 का टेबल 5 5 दर 5 2 दर, और ये 2 8 दर, ये 2 4 दर, और ये 2 2 दर, तो ये सारी वैल्यूज काट के आपके पास बच गया बी सी इज इक्वल टू 5 इंटू 10, ये आपके पास 10 मीटर, इसका राइट आंसर आ गया। वो जो वॉल है वो 10 मीटर की हाइट पे है, सॉरी उसका जो शेडो जो बन रहा है, शेडो उस दीवार पे इसका 10 मीटर का शेडो बन रहा है। होप सो आपको इसकी भी समझ आई होगी। यहाँ पे बस आप लोगों ने एक थ्योरम ये याद रखना है कि अगर एक राइट ट्रायंगल और उसके अंदर एक और राइट ट्रायंगल आ रही हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती हैं ए बी सी जो उसकी ट्रायंगल बनती है, और वो जो दूसरी ट्रायंगल बन रही है ए डी आपस में इक्वल होंगी। फिर उसके बाद उनकी जो रेशियोज हैं, रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज, उनको आप लोग आपस में रेशियोज बनाएंगे, यानी कि ए बी और ए डी इसको मैंने रेशियो बना लिया, और बी सी और डी इसको मैंने आपस में रेशियो बना लिया, वहां से मैंने बी सी की वैल्यू, ठीक है जी। ऑल्सो आपको इसकी समझ आई होगी बेटा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाऊंगा इंशाअल्लाह। बड़ी जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।